तो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इसके पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेस्ड ऑन व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि वो सारी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अर्थात इसके बाद की जो लास्ट हेडिंग आपको मिलेगी वो मिलेगी हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। और ये जो वर्तमान में हेडिंग आप देख पा रहे होंगे वो है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी वह कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जो हमने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखा। हमने जैसे कि बताया था आप सभी को कि कोई एक अच्छा लड़का है, ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हमें अच्छा डिक्लेयर करना है तो जो एक अच्छे बच्चे की गुणवत्ता होती है, जो एक अच्छे बच्चे की क्वालिटी होती है, उस सभी क्वालिटीज को उस बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर कंपेयर करने के बाद वो सारे फीचर उसके अंदर मिलते हैं, देन वी कॉल इट एज इट इज अ गुड बॉय। यानी कि हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म किस किस देश को हम लोग फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है। वो हमने लगभग 7 फीचर्स में देखा जिसमें कि तमाम पॉइंट्स थे। अब उन सभी फीचर्स को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करेंगे कि क्या वो सभी फीचर्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैच करते हैं। अगर मैच करता है तो इन सब चीज़ों की मैच करने की वजह से फीचर्स का बिल्कुल इंडिया के साथ कंपेयर करने के बाद हम इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सबसे पहली बात कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट although it did not use the word federation and the union state is based on the principles of federalism। कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। पहले अनुच्छेद की ही बात करें, ये कहा गया भारत राज्यों का संघ है। देखिए फेडरेशन, फेडरल अभी हम जब पढ़ेंगे फाइनली कंक्लूड करेंगे तो हमको ये मिलेगा क्या, इंडिया इज फेडरल कंट्री। इंडिया एक संघीय देश है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में कहीं भी इस शब्द का यूज नहीं है, फेडरल शब्द का यूज नहीं है। राज्यों का संघ है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखने को देखने को मिलेगा कि इंडिया इज फेडरल कंट्री। शब्द का नहीं यूज है, लेकिन बाकी सभी जो फीचर्स हैं एक फेडरल कंट्री का, वो सभी फीचर्स इंडिया से मैच करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट although इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। फेडरेशन शब्द का यूज कहीं भी भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव द, जो हमने ऊपर के सभी फीचर्स को देखा, फेडरलिज्म के सभी फीचर्स, जो 7 फीचर्स देखा, अप्लाई टू दिस प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस सभी फीचर्स को हम देखते हैं भारतीय संविधान में किस प्रकार अप्लाई किया हुआ है, मैच करता है, देन वी कॉल इट एज इट इज अ फेडरल कंट्री। नहीं करता तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टू टीयर्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, two tiers of system of government. The union government are what we call the central government, representing the union of India, and the state government, and later third tier of federalism was added in the forms of panchayat। यानी कह रहा है कि संविधान ने ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत में 2 टीयर यानी 2 लेवल की गवर्नमेंट का प्रावधान है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट एक देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट राज्यों के लिए, प्रोविंसेस के लिए। यानी कह रहा है कि 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत में था, है संविधान ने बनाया हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट और एक आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट। बाद में क्या आया, अ थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि एक लेवल हमारा हो गया, एक लेवल हमारा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए है। एक आपका आ गया स्टेट गवर्नमेंट जो उन सभी स्टेट के लिए है जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं। और एक बाद में थर्ड टीयर सब गवर्नमेंट पंचायती राज, यानी गांव की तरफ, यानी रूरल एरिया में पंचायती राज और अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि पहली लेवल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड हो गया लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। यानी कि ओवरऑल हमने कंक्लूड किया, ये जाना कि हमारे संविधान में, यानी भारतीय संविधान में कुल मिला के भारत में 3 लेवल की या 3 टीयर्स की गवर्नमेंट है। और हमने फीचर्स में पढ़ा था कि अगर कोई देश फेडरल कंट्री अपने आप को घोषित करवाना या है तो वहाँ पे कम से कम 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और भारत में तो 3 टीयर, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और थर्ड कौन है, लोकल गवर्नमेंट। तो पहला फीचर तो हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड
a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government, thus it contains three lists. चलिए, दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि जो डिफरेंट ईयर्स होंगे उन सबके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन, जो क्षेत्राधिकार होंगे वो भी स्पेसिफाइड होंगे, क्लियरली स्पेसिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पहली बात कि 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी और उन सभी लेवल्स की गवर्नमेंट की जो क्षेत्राधिकार होंगे वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड है। यानी अब हम उस पॉइंट को देख रहे हैं कि भारत में 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और यानी 3 प्रकार की लिस्ट बनी है सबके क्षेत्राधिकार को डिक्लेयर करने के लिए। कौन से क्षेत्राधिकार? लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि कानून बनाने की, अगर एक एग्जांपल देखा जाए कानून बनाने की क्षमता वाला अगर सिस्टम देखा जाए उसको भी, जैसे आपकी सेंट्रल, स्टेट और या जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इन सबके ज्यूरिसडिक्शन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझने वाले हैं कि अगर लेजिस्लेटिव पावर का देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पे कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पे कानून बना सकती है, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है। यानी किसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक, किसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, या किन किन बिंदुओं पे कौन कौन कानून बना सकता है, या किन बिंदुओं पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और किन बिंदुओं पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो भी संविधान, भारतीय संविधान में क्लियरली स्पेसिफाइड है। अब हम उसको देखने वाले हैं कैसे है, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं कि पहली लिस्ट आपकी 3 लिस्ट टोटल बनी हुई है और पहली लिस्ट आपकी है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। एक और लिस्ट आप देखेंगे जिसमें हम लोग रेसिडेंट्री सब्जेक्ट को देखेंगे। यानी पहले सबसे पहले देखते हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शन को स्पेसिफाइड करने वाला सिस्टम है, हमने कहा कि जितने भी चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट, इन सबके क्षेत्राधिकार को संविधान ने कैसे स्पेसिफाइड किया हुआ है उसको देखने के लिए हम देखते हैं उन सभी सूचियों को, उन सभी लिस्ट को जो संविधान ने प्रोवाइड कराया हुआ है कि सेंट्रल आप किन किन मुद्दों पे कानून बनाएंगे, आपकी लेजिस्लेटिव पावर कहाँ तक रहेगी, स्टेट आपकी लेजिस्लेटिव पावर कहाँ तक रहेगी। तो सबसे पहली लिस्ट बनाई गई यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यानी इन मुद्दों पे कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा यूनियन लिस्ट में वो सभी मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये संविधान ने स्पेसिफाइड किया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट को। और वो मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? देश की सुरक्षा का, डिफेंस ऑफ कंट्री का, विदेशी मामलों का, बैंकिंग से संबंधित मुद्दों का, नोट छपाई, आप जानते हो कि आरबीआई, ये सब किसी स्टेट कंट्रोल में नहीं आते, ये सब यूनियन गवर्नमेंट का मैटर होता है। करेंसी कौन सी छपेगी, क्या होगा, कैसे क्या, तो करेंसी संबंधित, बैंकिंग संबंधित, कम्युनिकेशन संबंधित, विदेशी मामलों से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उन सभी पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो कम्युनिकेशन एंड करेंसी, मुद्रा संबंधित भी अधिकार किसके पास होगा? यूनियन गवर्नमेंट का। यानी इन सभी मुद्दों पे, चाहे डिफेंस ऑफ कंट्री हो, फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, करेंसी हो, इन सभी मुद्दों पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाता है और इन सभी मुद्दों को यूनियन लिस्ट में रखा गया, यानी कि जुरिसडिक्शन को स्पेसिफाइड कर दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के लिए। एंड they are included in this list because we need an informed policy on this matter throughout the country। और इन सभी मुद्दों को यूनियन गवर्नमेंट में क्यों रखा गया है? क्योंकि इन सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। अर्थात अभी हर स्टेट की, अगर करेंसी का ही एक एग्जांपल ले लिया जाए, अगर करेंसी का मामला स्टेट के पास हो जाए तो हर देश जो है अपनी अपनी करेंसी छाप देंगे और जब इस प्रकार से कर देंगे तो 28 राज्यों में 28 तरह की करेंसी चलेगी और इस तरह देश जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस डिसइंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए इन सभी ऐसे मुद्दों को यूनियन गवर्नमेंट के पास रखा गया कि अगर ये कोई कानून बनता है तो संपूर्ण देश के लिए बनेगा, ना कि किसी स्पेशली स्टेट के लिए बनेगा। यानी इन सभी मुद्दों पे यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है, इसलिए इन सभी कानून को कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट। और द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। और इन सभी मुद्दों पे अकेले यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, अकेले जो भी मुद्दे हैं। अगली लिस्ट आप देख पा रहे होंगे वो है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या आपका हो जाता है? क्या है कि स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंट सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब इन सभी मुद्दों पे कानून कौन बनाता है? अकेले स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब अगर कहीं किसी राज्य में सिंचाई का मामला हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती अकेले, अगर वहां से यूनिफॉर्म लॉ लागू कर देगी
तो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि कोई राज्य जो है पहाड़ी एरिया है, कोई प्लेन है, तो कोई कैसा है, तो कोई कैसा है, तो एक यूनिफॉर्म लॉ से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ की कंडीशन, मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जैसे पुलिस का मुद्दा हो गया, हर राज्य की पुलिस का जो पुलिस पे कानून बनाने का अधिकार, पुलिस की वर्दी, पुलिस तमाम चीज़ें आप देखते हो, कोलकाता की पुलिस की वर्दी अलग है, अभी नॉर्थ इंडिया की आप देखिए तो उसकी वर्दी अलग है। तो ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है कि वो कैसे क्या करती है इन सभी मुद्दों पे, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे ट्रेड का मामला हो, चाहे कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का, इन सभी मुद्दों पे कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। और इन सभी मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट अकेले क्या बनाती है? कानून बनाती है इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित मुद्दों पे। अगली और लास्ट जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट, इसको समवर्ती सूची बोलते हैं। और समवर्ती सूची वो होती है जिसमें कि कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट to the both of the union government as well as the state government, such as education, forest, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सभी मुद्दों पे जो कानून बनाते हैं, क्योंकि इस पे दो इन सब पे कानून बनाने के लिए दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई भी अकेला इन सभी मुद्दों पे कानून नहीं बना सकता। और वो सभी मुद्दे कौन कौन से हैं? आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सभी मुद्दों पे कानून लेजिस्लेटिव पावर जो है किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास नहीं है। सेंट्रल अकेले कानून इस पे नहीं बना सकता, स्टेट इस पे अकेले कानून नहीं बना सकता, इस पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं इन सभी मुद्दों पे, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो मैरिज का मुद्दा हो, चाहे फॉरेस्ट का मुद्दा हो। क्योंकि जंगल की एक एग्जाम्पल ली जाए तो फॉरेस्ट अभी मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आता है, वो पूरा कहेगा नहीं मैं पूरा कटवाना चाहता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कटवा देगा, क्योंकि उससे पूरा देश प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं इस पे दोनों मिल के निर्णय लेंगे, अकेले कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इस पे डिसीजन नहीं ले सकती। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी मुद्दे मेंशन्ड है, इस पे दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बैठ के कानून बनाते हैं। लेकिन इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रेवेल। अगर मान लीजिए दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और बनाते समय दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद क्रिएट होता है, तो अंततः स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को ही प्रिवेल किया जाएगा, वही कानून जो है मान्य होगा। यानी कि हमने 3 लिस्ट देखा, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कानून बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, जिन जिन मुद्दों पे कानून बनाती है, उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया। और जिन मुद्दों पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। एंड लास्ट वन पॉइंट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, रेसेटरी सब्जेक्ट। रेसेटरी सब्जेक्ट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि ऑल दो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट एंड केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब संविधान बनने के बाद भी कुछ ऐसी समस्याएं थी, क्योंकि संविधान बनाते समय काफी सावधानी बरती गई थी, लेकिन फिर भी संविधान बनाने के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे आए जो इन सभी लिस्ट के बाहर के मुद्दे थे। जैसे कि जब संविधान बना था तो कंप्यूटर संबंधित समस्याएं नहीं थी, कंप्यूटर संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर का बहुत वो था ही नहीं, और भारत में तो कंप्यूटर था ही नहीं एक प्रकार से, अगर देखा जाए और बहुत बारीकी से देखा जाए तो इस पर सोचा नहीं गया था, और ना ऐसा कोई मॉडर्न एरा चल रहा था। कंप्यूटर संबंधित जो मुद्दे थे वो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जब संविधान बन गया उसके बाद इस समय समस्या आई, जैसे साइबर अटैक, चाहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित कोई बात हो, कोई कानून हो, कोई इस पे विधेयक पारित करना हो, कानून बनाना हो, तो ये सभी मुद्दे संविधान बनने के बाद आए, ये सभी लिस्ट बनने के बाद आए। तो वो सभी मुद्दे जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट बना दी गई, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट बना दी गई, दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट बना दी गई। इस तरह पूरे सभी मुद्दों को लगभग समाहित कर दिया गया। लेकिन संविधान बनने के बाद भी कुछ मुद्दे आ गए, जिसपे अब क्या होगा, इसके लिए बनाई गई रेसेडरी सब्जेक्ट। वो सभी सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट, जो इन सभी तीनों लिस्ट में नहीं मिलते हैं या इन तीनों लिस्ट से अलग होते हैं, तो केम बिकॉज ये जब सभी मुद्दे केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, क्योंकि ये सभी मुद्दे संविधान बनने के बाद आए। तो अब क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या या कंप्यूटर संबंधित बात, तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसेडरी सब्जेक्ट। और रेसेडरी सब्जेक्ट के बारे में आप समझ चुके होंगे कि वो सभी मुद्दे जो संविधान बनने के बाद आए और इन पे जब कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ
सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कानून बनाती है। इस पे यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रेसिडरी सब्जेक्ट होते हैं उस पे कानून कौन बनाता है? अकेले बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार अकेले इन सभी मुद्दों पे कानून बनाती है। जो मुद्दे संविधान बनने के बाद पैदा हुए, जो समस्याएं संविधान बनने के बाद प्रिवेल होती है, तो इन सभी मुद्दों को रखा गया रेसिडरी सब्जेक्ट में और इस पे कानून बनाने का अधिकार रख दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये सारी चीजें हमारे संविधान में स्पेसिफाइड कर दी गई। तो अब तक हमने देखा कि जो हमने फीचर्स पढ़ा था कि कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबके अपने ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, और कोई डिस्प्यूट की कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर होना चाहिए। वो तो हम जानते हैं भारत में न्यायपालिका जो है किसी भी डिस्प्यूट में एक्ट एज एन एम्पायर काम करती है। लिस्ट सबकी जो है स्पेसिफाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडरी सब्जेक्ट। भारत में 3 लेवल की गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी आती है। यानी कि लगभग हम देख रहे हैं कि जो भी फीचर्स फेडरलिज्म के हैं वो सभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल मैच करते हैं। देन वी कॉल इट एज, हम कह सकते हैं कि इन सभी फीचर्स के मैच करने की वजह से हम दावे के साथ कह सकते हैं इंडिया इज द फेडरल कंट्री, इंडिया इज द फेडरल कंट्री। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है इंडिया में, भारत कैसे बनता है और किन किन कामों करने से इंडिया फेडरल दिखता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा अगले दिन होगी। फिलहाल आज हमने देखा कि वो सभी क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं इंडिया इज द फेडरल कंट्री। अब इंडिया फेडरल कंट्री है तो अपने फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करता है ये हम कल पढ़ेंगे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।